इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के जाने से मुसलमानों की जो एक बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बिजनेस में तकरीबन बिल्कुल ये गैर हाजिर थे। कायदे आजम के बाद कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिल सका जो बना बनाया मुल्क था उसको लेके आगे चलाना था सिर्फ, लेकिन हम नहीं, वो हमें हो ही नहीं पाया ऐसा। अगर आज वो होते तो शायद वो भी रोते हमारी हालत को देख के कि इन्होंने मेरे मुल्क के साथ क्या किया। अब पाकिस्तान में जितनी चीजें खराब होना थी इनसे ज्यादा खराब होने की गुंजाइश रही नहीं, उसके बाद तो कोलैप्स हो जाता। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF के सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी। हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी। आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आशा है आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री के भाषण को सुना होगा जिसमें उन्होंने बंटवारे के दर्द का जिक्र किया। पाकिस्तान टीवी पर भी वही चर्चा हो रही है कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान खोया ज़्यादा है और पाया कम। पाकिस्तान के इस दर्द को बयान करती आज की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्या कोई सही ढंग का बंदा ही नहीं मिल सका? कायदे आजम के बाद कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिल सका जो बना बनाया मुल्क था उसको लेके आगे चलाना था सिर्फ, लेकिन हम नहीं, वो हमें हो ही नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ? तो अब हिलाली साहब ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान की इस तारीख में 74 साल तारीख में आपके ख्याल से सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सेटबैक पाकिस्तान के लिए क्या था? नंबर 1 के हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सके 10 साल के अंदर, और नंबर 2 जुडिशरी और जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमारे बहुत बड़े फेलियर्स थे और उन फेलियर्स से जो मुल्क भी आधा हुआ वही उन फेलियर्स के इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दोज फेलियर। अगर आज वो होते तो शायद वो भी रोते हमारी हालत को देख के कि इन्होंने मेरे मुल्क के साथ क्या किया। वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान 1971 के बाद है, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था। इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के जाने से मुसलमानों की जो एक बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बिजनेस में तकरीबन बिल्कुल ये गैर हाजिर थे। पाकिस्तान इज द फेल्ड स्टेट। ठीक है, बलोचिस्तान में हमें प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी। ये मैं मानने को तैयार हूं। फेल्ड स्टेट ठीक है, आप कह सकते हैं जी 71 में तो ये फेल्ड स्टेट हो गई, आई वुड एक्सेप्ट। हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। मैं कहता हूं ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है। जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है, वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। देखिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं। दूसरी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF के सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी। हाउ लॉन्ग विल यू फॉलो? इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। तो खुदा के वास्ते आज भी अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के सामने बैठकर कहेंगे ना कि बिल्ली चिल्ली कोई नहीं, तो याद रखिएगा इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया
कि आपने अंग्रेजी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। वही बात कि करप्शन ने इस मुल्क को दीमक की तरह चाटा। ये सारी चीजें इसीलिए थी कि अगर करप्शन ना होती तो जजेस सही फैसला करते, अगर करप्शन ना होती सियासतदान सही फैसला करते। अब पाकिस्तान में जितनी चीजें खराब होना थी, इनसे ज्यादा खराब होने की गुंजाइश रही नहीं। उसके बाद तो कोलैप्स हो जाता। तो वो सारा इस्लामिक कंटेंट ले आए हैं एजुकेशनल पॉलिसी में कि हाईएस्ट लेवल तक 30 सिपारे जो हैं पहले अरबी में, फिर उनका तर्जमा, फिर अहदीस सारी पढ़नी पड़ेंगी इम्तिहान पास करने के लिए। ये बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो क्या compete कर रहे होंगे, उनका 1/3 वक्त तो इस चीज में निकल जाएगा, instead of learning the subject in which they want to compete with the rest of the world. For me, all this is self-defeating. मैंने एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया है, and I think that's the one which fits. It's called nihilism, self-destruction. कोई अमेरिका नहीं कह रहा कि ये आप करें, ना चाइना कह रहा है, ये 2 सुपर पावर्स है ना। कोई हिंदुस्तान से भी नहीं कह रहा कि आप ये करें। अब आपकी हरकतों की वजह से तालिबान अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो वेयर आर वी गोइंग टू एंड अप देन? आई होप दे कीप द तालिबान आउट ऑफ पाकिस्तान बाय ऑल देयर एफर्ट एंड व्हाटएवर। पाकिस्तान का भारत से बंटवारा 2 कौमी नजरिए के तहत हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। जबकि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान अभी हिंदुओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। इस नारा को देने वाले और बंटवारा के मुख्य सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्हें आज पाकिस्तान में बाबाए कौम भी कहा जाता है, जैसे हम लोग महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। हालांकि यह 2 कौमी नज़रिया केवल दिखावे के लिए था। मूल मकसद इसका यह था कि सत्ता पर किसी तरह काबिज हो जाए, क्योंकि 2 कौमी नज़रिए के तहत यह संभव नहीं था कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधान पद पर पहुँचे, क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी अंग्रेजों के चले जाने के बाद अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोगों को पता ही है कि जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही सत्ता के शीर्ष पर जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना को लग गया था कि चूँकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वह सत्ता के शीर्ष पर नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने यह नारा दिया कि 2 कौमी नज़रिया, ये अलग से एक मुस्लिम देश हो जाए, और अगर अलग से मुस्लिम देश हो जाए तो फिर उनको यह आज़ादी होगी कि वह सत्ता में आ सकते हैं। अगर आप पूरे 56 मुस्लिम देशों के इतिहास पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि या तो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, तो हर एक देश में किसी न किसी प्रकार का गृह युद्ध या शिया सुन्नी के आधार पर मतभेद जारी है। सीरिया, अफगानिस्तान आदि का उदाहरण देख सकते हैं कि आपस में ही लंबे समय से लड़ रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए मुस्लिम दुनिया के देश हैं वे उनको किसी न किसी रूप में मदद करते हैं ताकि गृह युद्ध जारी रहे। जो बचे हुए मुस्लिम देश हैं जो युद्ध में रत नहीं है, उनमें से अधिकांशतः में राजतंत्र हैं। किसी भी अगर 1-2 देश में आपको लोकतंत्र दिखाई देगा, जैसे पाकिस्तान या तुर्की, तो इसमें केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है। पाकिस्तान में 3 बार सैनिक शासन लग चुका है, यानी चुनी हुई सरकार को बेदखल करके वहाँ पर पाकिस्तानी सेना अपना शासन कर चुकी है। उसी तरह तुर्की में भी जो अभी के राष्ट्रपति हैं तैयब उर्दुगन, उनको भी हटाने के लिए एक बार वहाँ की सेना बगावत कर चुकी है। तो आप यह समझ चुके होंगे कि जो मुस्लिम दुनिया का इतिहास है वह लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाकी देशों में है। इसलिए वे चाहते थे कि अगर लोकतंत्र में आ गया भारत में तो फिर चुनाव होंगे, और चुनाव में उनको विजय की अपनी संभावना कम दिखाई दे रही थी। इसके अलावा आप लोगों को यह भी थोड़ा सा ख्याल होगा कि मुस्लिम नेतृत्व को यह लगता था कि अंग्रेज जब इस भारत देश में आए थे तो उसके पहले मुस्लिम का शासन था, यानी मुगल शासन इस देश में था। तो चूंकि अंग्रेज जा रहे हैं तो अब सत्ता चूंकि मुस्लिम उसके पहले थे तो उनको ही मिलनी चाहिए, यानी मुसलमान ही नेताओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को ही हटाकर अंग्रेज शासन में आए थे, जो कि लोकतंत्र में यह संभव नहीं था। इसलिए
केवल सत्ता के भूख के कारण इन्होंने दो कौमी नजरिए का जन्म दिया, जो कि बाद में गलत साबित हुआ पाकिस्तान में ही। क्योंकि पाकिस्तान में जब बांग्लादेश का 1971 में बंटवारा हुआ, उस समय बांग्लादेश में भी मुसलमान थे और पाकिस्तान में भी मुसलमान थे। एक उर्दू बोलने वाले मुसलमान थे जो मूल पाकिस्तान में आज बचे हुए हैं, और एक बंगाली बोलने वाले मुसलमान थे जो बांग्लादेश में चले गए। अगर दो कौमी नजरिए, यानी मुसलमान को फिर अलग क्यों हुए, आपस में ही क्यों बटे? बांग्लादेश में तो हिंदू नहीं थे जिन्होंने आंदोलन किया था, वहां तो पाकिस्तान से अलग होने के लिए वहां के मुसलमानों ने ही शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन किया था और फिर वे अलग हो गए। तो इससे लगता है कि भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ था वह केवल सत्ता के भूख के कारण हुआ था, और कुछ मुस्लिम नेता थे जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, वे सत्ता लोलुप थे और उनको लगता था कि जो अभी की हिंदू की नेतृत्व यहाँ पर है उसके सामने उनकी एक नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने अपना देश ही अलग मान लिया। और यह हमारे लिए एक दर्द की बात है कि अंग्रेज तो गए, लेकिन अंग्रेज के जाने के साथ साथ देश भी टुकड़े में बंट गया। तो इस आज़ादी का क्या मतलब? ये आज़ाद तो हम हुए, लेकिन देश के बंट जाने के बाद अगर परिवार में कोई झगड़ा हो और झगड़ा सुलझाने के नाम पर परिवार का बंटवारा ही हो जाए तो वह झगड़ा कैसे सुलझा? परिवार ही तो बट गया। तो यही दर्द आज भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से दोहराया, और जिसकी चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में हो रही है। आप लोगों को पता ही है कि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को ही मना लेता है, क्योंकि 14 अगस्त को ही अंग्रेजों ने उसे कहा था कि अलग पाकिस्तान का वे दर्जा देते हैं। इसलिए भारत आज मनाया और पाकिस्तान में कल ही मना लिया गया। लेकिन इतिहास पर अगर इस 75 जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी 74 साल के इतिहास पर पाकिस्तान या भारत में अगर नज़र डाला जाए तो लगता है कि बंटवारा वह सही नहीं था, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बंटवारे के बाद खोया ज़्यादा है और पाया कम। लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया है, इतिहास फिर से बदला नहीं जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।